लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर लिंक्स लूशियन को बता रही थी कि उसकी मदर कितनी पावरफुल है और ये सारी बातें सुनकर लूशियन बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि उसने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था कि उसकी मदर इतनी ज्यादा पावरफुल है। तब लूशियन अब थोड़ा सैड होते हुए कहता है कि अगर मदर ने मुझे शुरू से ही ट्रेनिंग दी होती तो शायद आज मैं पावर से मामले में कुछ और होता, लेकिन वो तो मुझे जन्म देते ही छोड़ के चली गई। क्या वाकई वो मुझसे प्यार भी करती थी या फिर मैं बस उनके लिए सिर्फ एक बोझ था? पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी मुझे और डैड को उन्हें छोड़ना पड़ा। जिस पर एल्डर लिंक्स लूशियन को समझाते हुए कहते कि लूशियन, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे तुम्हारी मदर तुमसे ज्यादा प्यार करती हो। उन्होंने तो दिल पे पत्थर रखे तुम्हें और तुम्हारे फादर को छोड़ा था। और अब एल्डर लिंक्स लूशियन को आगे बता ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे अब सू जूनियर आ जाती है जो आते हुए कहती कि ब्रदर लूशियन, मेरे पास एक न्यूज है। तब एल्डर लिंक्स कहती कि कैसी न्यूज? जिस पर सू जूनियर कहती कि सारे सीनियर वापस आ चुके हैं। मैंने जैसे सुना कि सिस्टर वोली और बाकी सीनियर आ चुके हैं, वैसे ही मैं इस न्यूज को देने चली आई। तब इस न्यूज को सुनकर लूशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता कि क्या वोली वापस आ गई? जिस पर एल्डर लिंक्स कहती ठीक है, तुम जा सकते हो, आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है। तब इतना सुनते ही लूशियन थैंक यू सो मच कहते हुए यहाँ से निकल जाता है। जिस पर एल्डर लिंक्स अब अपने मन में कहती कि मदर, मैंने उसे ढूंढ लिया, अब मुझसे जितना हो पाएगा मैं इसे जल्द से जल्द पावरफुल बनाने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, हमें गार्डन सेक्टर सीन दिखाया जाता है जहां पर टॉप 10 डिसाइबल्स का बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया जाता है और हमेशा की तरह सीने फैंग पोज मारते हुए सारे डिसाइबल्स साथ आ रहे होते हैं। तब पीछे से लीदो कहता है कि अब बस भी करो, हमने इस बार कुछ भी नहीं उखाड़ा है। जिस पर सीने फैंग कहता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुम मोनोजी को डिफीट नहीं कर पाए? तब लीदो कहता है कि मुझ पे कीचड़ उछालने से पहले तुम खुद को क्यों नहीं देखते? जिस पर सीने फैंग कहता है कि लाइफ में हार या जीत तो लगी रहती है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग पीछे रह गए। तब लीदो यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जिस पर रोली भी अपने डिवीजन की ओर चली जाती है। तब सीने फैंग कहता है कि अब तो मैं अकेला बच गया, अकेले में भला मैं क्या ही शो ऑफ करूं। और फिर सीने फैंग पीछे की ओर मुड़ के ताइशेंग को देखते हुए कहते हैं कि तुम यहीं पे रुके मेरे फैंस के सवालों का जवाब दोगे, आज के लिए मैं तुम्हें अपना मैनेजर अपॉइंट करता हूँ। तब ये सुनिए ताइशेंग कहता है क्या मैं और मैनेजर, लेकिन मैं भला मैनेजर क्यों बनूं? जिस पर सीने फैंग कहता है कि तुम ऐसा मान लो कि मुझे पीछे से नॉक करने का पनिशमेंट है, अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाना नहीं चाहते तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप मान लो। तब इतना सुनते ताइशेंग कहता है कि सिटिन है तो सब पता है। और फिर ताइशेंग कहता है कि ठीक है, मैं मैनेजर बनने के लिए रेडी हूँ। जिस पर अब इतना कहते हैं सेक्टर सारे डिसाइबल ताइशेंग को घेर लेते हैं और घेरते हुए पूछते हैं कि सीनियर ताइशेंग, आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया जो खुद नंबर 1 डिसाइबल सीनियर फैंग ने भी अपनी बातों को रखने का मौका आपको दिया? तब ताइशेंग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मोनी से फाइट करते वक्त मैंने उनकी जान बचाई थी, अगर मैं इस फाइट में कंट्रीब्यूट करने नहीं जाता तो फिर ये लोग तो हार ही जाते। जिसे सुनते अब सारे डिसाइबल अपने अपने माइक को सीने फैंग के मुंह में घुसेड़ते हुए पूछते हैं कि आपका मतलब अगर आप नहीं होते तो फिर गार्डियन सेट ये फाइट हार चुका होता। सीनियर ताइशेंग क्या हमें बताएंगे कि आखिर आपने इस फाइट को हैंडल कैसे किया? तब पहली बार इतनी इज्जत मिलने के बाद ताइशेंग फूल के गुब्बारा हो जाता है। ये अब बहुत ही खुश होकर फाइट के बारे में बता ही रहा होता है, लेकिन तभी डिसाइबल कहता है कि देखो लूशियन आ गया। जिस पर अब लूशियन नाम सुनते सारे डिसाइबल ताइशेंग को छोड़ के 9-2-11 हो जाते हैं। तो ताइशेंग बहुत ही फनी तरीके से कहता है क्या इतनी शांति क्यों हो गई, पूछो पूछो अगला सवाल क्या है? जिस पर ताइशेंग अब जैसे अपनी आंखें खोलता है तो फिर वो सामने क्यों देखते हुए कहता है क्या वो सारे लोग कहाँ भाग गए? तब इधर ताइशेंग देखता है कि सारे डिसाइबल लूशियन के पीछे पड़े हुए थे। जिस पर ताइशेंग यहाँ से अपनी प्रेस होके जाते हुए कहता है कि भाड़ में गया मैनेजर, अब कभी भी मैनेजर नहीं बनूंगा। तब लूशियन अब इधर भागते हुए कहता है कि अरे उधर जाओ, उसको पकड़ो, मोनेजी को मैंने नहीं बल्कि ताइशेंग ने डिफीट किया था। और अब सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशियन अब रोली कमरे में आते हुए कहता है कि सीट में तो इंटरव्यू देते देते थक गया। जिसमें लूशियन अब सामने की ओर देखते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है? तब इधर हम देखते हैं कि रोली अपने ही एक क्लोन के साथ प्रैक्टिस कर रही थे और करते हुए इस क्लोन को डिस्ट्रॉय भी कर देती है। जिसके बाद रोली रुकते हुए कहती कि वेलकम बैक, आखिर तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो ही गया। तब लूशियन कहता है कि आखिर तुम आती ही प्रैक्टिस क्यों करने लगे, तुम्हें पहले थोड़ा रेस्ट तो कर लेना चाहिए था। जिस पर रोली कहती कि अगर हार्डवर्क नहीं करोगे तो फिर पावरफुल कैसे बनोगे? तब ये सुनिए लूशियन एकदम से शांत होती हुई कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस पर रोली कहती क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? तब लूशियन रोली को डीन के कंडीशन के बारे में बताता है। जिस पर रोली कहती चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे। और फिर रोली कहती कि लूशियन क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें लाइक क्यों करती हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि तुम गुड लुकिंग और टैलेंटेड हो, बल्कि इसलिए क्योंकि डार्क फॉरेस्ट में जिस लड़के से मिले थे उसे कभी भी गिव अप करना नहीं आता था, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। तुम हमेशा मेरा हाथ थाम के कहते थे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकाल दूंगा। तुम्ही ने मुझे बिलीव करना सिखाया कि अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तब रोली की बातों को सुनकर लूशियन का कॉन्फिडेंस अब कई गुना और बढ़ जाता है।
जिसके बाद ये बहुत ही एक्साइटेड होती हुई कहता है कि अब तो मुझे ब्रेक थ्रू करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तब रोली पूछती है कि क्या तुम्हें इतने कम टाइम में ब्रेक थ्रू करने का रास्ता मिल गया, जिस पर लूशियन कहता है हाँ बस डीन मुझे गुस्से से मार न डाले। और अब सीन चेंज होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर लिंचा कहती है कि क्या तुम श्योर कि तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए। तब लूशियन कहता है कि आपने ऑलरेडी मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, आप जो मेथड से मुझे कल्टीवेट करवा रही हो उसकी वजह से आपकी एनर्जी लो हो जाती है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे पावरफुल बनाने के चक्कर में आप वीक हो जाए। जिस पर लिंचा कहती है कि ठीक है लेकिन आखिर तुम ब्रेक थ्रू कैसे करोगे। तब लूशियन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक रास्ता है। जिस पर लिंचा कहती है ठीक है अगर तुम्हें बाद में कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। तब लूशियन थैंक यू सो मच कहते हुए यहाँ से चला जाता है। जिस पर अब लिंचा किसी से कहती है कि सुना तुमने, उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे अब एक पोर्टल खुलता है और इस पोर्टल में से लॉर्ड वीमिंग आते हैं, जो आते हुए कहते हैं कि वाकई में इस बच्चे ने मुझे खुश कर दिया, मानना पड़ेगा ये लड़का बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। जिस पर लिंचा कहती है कि बिल्कुल इस लड़के की परवरिश बहुत ही अच्छे से हुई है। तब लॉर्ड वीमिंग बैठते हुए कहते हैं कि लिंचा मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, क्या तुम मुझे चाय को भी कुछ भी नहीं पूछोगे। जिस पर लिंचा कहती है कि मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें आने, तुम ही लूशियन की ऑनेस्टी को देखना चाहते थे। तब लॉर्ड वीमिंग अब केतली उठाते हुए कहते हैं कि खैर छोड़ो मैं खुद ही ले लेता हूँ, भला अपनों से क्या ही खातिरदारी करवाना। जिस पर लिंचा थोड़े गुस्से में कहते हैं कि तुम अभी एक केतली चाय बना के जाओगे। तब लॉर्ड वीमिंग अब थोड़े सीरियस होते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है क्या लूशियन वाकई में तुम्हारी हेल्प के बगैर सेलेस्टियल रिलम के 12वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाएगा। जिस पर लिंचा कहती है कि वो मेरा छोटा भाई है, ब्रेक थ्रू तो वो करके रहेगा चाहे जैसे भी हो। बड़ी बात यह है कि क्या ब्रेक थ्रू करने के बावजूद भी डीन ताकि उसे होली स्पिरिट माउंटेन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने जाने देगा। तब लॉर्ड वीमिंग कहते हैं कि मुझे इस कॉम्पिटिशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरा फोकस तो आज से 6 महीने के बाद जो 5 बजे सेटो बीच टूर्नामेंट होने वाली है उसके ऊपर ज़्यादा है। अगर उस टूर्नामेंट में गार्डियन से डिफीट हुआ तो फिर 5 में से सेटो की लिस्ट से गार्डियन से एक्ट हट जाएगा। जिस पर लिंचा कहती है कि आखिर तुम क्या ना चाहते हो। तब लॉर्ड वीमिंग कहते हैं कि हमें हर हाल में लूशियन को पावरफुल बनाना होगा, वो भले हमारी हेल्प लेने से डिनाई करे लेकिन मुझे तुम्हें छुपते छुपाते उसकी हेल्प करनी ही है। मैंने इतने दिनों से नोटिस किया ये लड़का बाकियों से अलग है और आने वाली जितने भी कंपटीशन है उसमें गार्डियन सेट की ओर से यही कुछ कर सकता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, हम लूशियन और रोली को देखते हैं जहाँ पर रोली लूशियन से पूछती है कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तब लूशियन अपने पास की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहीं पे है, एक लेवल 8 का जायंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन, जिसके स्पिरिचुअल ऑरा की हेल्प से मैं 1 महीने के अंदर ही कल्टीवेट कर सकता हूँ। जिस पर रोली कहती है लेकिन इस प्लेस पे तो डीन प्रैक्टिस करते हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने उनके जायंट स्पिरिचुअल ऑरा के पावर से चुराया है तो फिर वो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। तब लूशियन कहता है कि जो होगा सो होगा, मैं बाद में देख लूंगा, पहले मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रेक थ्रू करना है। और इतना कहते ही लूशियन अपनी पावर से यूज करते हुए जायंट फॉर्मेशन को ढूंढना शुरू कर देता है। तब थोड़ी देर की मेहनत के बाद ये लेवल 8 का स्पिरिचुअल एरा यहाँ पे अपेयर हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।